नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रम एवं औद्योगिक विधि लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में। हमारे पॉइंट का नाम है हमारे जो पॉइंट का नाम है वो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तो मैं बता दूं कि जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के जो टॉपिक्स हैं, इससे पहले हमने 2 वीडियोस को रिलीज किया हुआ है, 2 पार्ट रिलीज किए हुए हैं लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के। उसमें जो टॉपिक नहीं कवर हुए हैं, जो टॉपिक बचे हुए हैं, इस वीडियो के अंदर में हम वो टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। ये हमारा पार्ट 3 के नाम से जानी जाएगी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हम आज कुछ अंतर बताने वाले हैं। हड़ताल और तालाबंदी के बारे में जो डिफरेंसेस हैं, अंतर है, वो बताएंगे। कारोबार बंदी, तालाबंदी के बारे में बताएंगे। जबर छुट्टी और छटनी के बारे में बताएंगे। और जबर छुट्टी और तालाबंदी के बारे में अंतर बताएंगे। आपको केवल जो वीडियो है ये कहानी के रूप में देखनी है, बिल्कुल इसको प्रेशराइज मत लेना माइंड पे, क्योंकि एग्जाम चल रहा, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। और वीडियो में ये मैं बता दूं कि इतना हमारा प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास करें। तो एकदम कहानी के रूप में सुनना है, किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़ताल और तालाबंदी के बारे में। तो जो हमारे मूल अंतर है हड़ताल और तालाबंदी में, वो क्या है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो हड़ताल को परिभाषित किया गया है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 क्लोज 6 के अंदर में इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है, क्लोज 6 के अंदर में। और तालाबंदी को जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 क्लोज 6 के अंदर में परिभाषित किया गया है। अब जो हड़ताल होती है, जो श्रमिक हैं, श्रमिकों के द्वारा काम बंद कर दिया जाता है। हड़ताल के अंदर में श्रमिकों के द्वारा या श्रमिकों के समूह के द्वारा काम को बंद कर दिया जाता है। और तालाबंदी में जो नियोजक हैं, यानी कि जो फैक्ट्री या उद्योग के जो मालिक हैं, उनके द्वारा उस स्थान को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, उस स्थान को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे नियोजकों के द्वारा बंद कर दिया जाता है तालाबंदी के अंदर में। अब बात करेंगे हड़ताल की किसके द्वारा जाती है। हड़ताल जो है ये श्रमिकों के द्वारा की जाती है, जबकि जो तालाबंदी है वो नियोजकों के द्वारा की जाती है। और जो हड़ताल है, हड़ताल का एक संयुक्त उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य होता है। हड़ताल करने का या तो संयुक्त उद्देश्य होगा या कोई सामान्य उद्देश्य होगा, जबकि मांग पूरी कराने के लिए की जाती है तालाबंदी। जो तालाबंदी होगी वो मांग को पूरी कराने के लिए की जाएगी। और सूचना, जो हड़ताल की सूचना है, श्रमिकों के द्वारा नियोक्ता को दी जाती है। श्रमिकों के द्वारा नियोक्ता को सूचना दी जाती है, नियोक्ता को। यहाँ पर तालाबंदी में श्रमिकों को सूचना दी जाती है कंपनी में निर्धारित किसी अधिकारी द्वारा या शीर्ष व्यक्ति के द्वारा श्रमिकों को सूचना दी जाती है कि भैया आज आप काम पर नहीं आओ, आज हमारी जो फैक्ट्री है, कंपनी है, वो जो है बंद है। यहाँ पे श्रमिकों के द्वारा तालाबंदी में सूचना दी जाती है। अब बात करेंगे, जब हड़ताल होती है तो हड़ताल के दौरान संस्थान खुला रहता है, ठीक है, हड़ताल के दौरान जो है संस्थान खुला रहता है, जबकि तालाबंदी में संस्थान जो है बंद रहता है। तालाबंदी के दौरान संस्थान बंद रहता है। तालाबंदी का तो मतलब तालाबंदी ही होता है, ठीक है। और जो हड़ताल है, अगर श्रमिकों की मांग पूरी होती है, अगर श्रमिकों की मांग पूरी हो जाती है एम्प्लॉइज की, तो ये जो है समाप्त हो जाती है हड़ताल मांग पूरी होने पर। और यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर जो है नियोक्ता के जो उद्देश्य है, नियोक्ता की जो मांग है श्रमिकों द्वारा पूरी हो जाने पर नियोक्ताओं के द्वारा संस्थान को खोल दिया जाता है। यहाँ पर नियोक्ताओं के द्वारा संस्थान को खोल दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे कुछ एक अंतर हड़ताल और तालाबंदी में। यानी कि जो हड़ताल की जाएगी, हड़ताल जो की जाएगी वो श्रमिकों के द्वारा की जाएगी, और तालाबंदी जो की जाएगी वो नियोक्ताओं के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों ये था। अब इसमें हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर कारोबार बंदी और तालाबंदी में क्या क्या हमारे अंतर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो कारोबार बंदी के अंदर बात करेंगे हम। कारोबार जो बंद किया जाता है, कारोबार बंदी जो होती है, प्रबंध तंत्र द्वारा स्थायी या अस्थायी रूप से की जाती है। या तो प्रबंध तंत्र यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम जो है, या तो उसको स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बंद करेगा। तालाबंदी के अंदर में क्या किया जाए, तालाबंदी का मतलब जो जहाँ पर काम करते हैं वो कार्यस्थल को ही बंद कर दिया जाता है, ठीक है।
अब बात करेंगे हम प्रबंध तंत्र की। जो होता है, जो कारोबार बंदी होती है, प्रबंध तंत्र की अपनी मर्जी पर निर्भर होती है। प्रबंध तंत्र अपनी मर्जी से कारोबार को बंद कर सकता है। तालाबंदी कब की जाती है? तालाबंदी मजबूरीवश की जाती है। मान लीजिए जिस समय जब श्रमिकों की कोई बात को, जो मतलब जो नियोक्ता है, नियोक्ता की कोई बात को श्रमिक नहीं मानते हैं, जिस समय, उस पर जो नियोक्ता है मजबूरीवश अपनी कंपनी या फैक्ट्री को बंद कर देता है। ये तालाबंदी इसलिए मजबूरीवश की जाती है, ठीक है। और कारोबार बंदी के अंदर में जब कारोबार बंद कर दिया जाता है, तो जब कारोबार ही बंद हो गया, कंपनसेशन देने का कोई मतलब ही नहीं होता, तो यहाँ पर जो है कंपनसेशन यानी कि प्रतिकर नहीं देना पड़ता है। और जबकि तालाबंदी के अंदर में प्रतिकर यानी कंपनसेशन दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये आवश्यक होता है। यहाँ पे जो प्रतिकार दिया जाना, कंपनसेशन दिया जाना जरूरी होता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो, कारोबार बंद मतलब कारोबार तो बंद ही होगा, तालाबंद यानी कि कारोबार चल रहा है लेकिन ताला ही लगाया हुआ है। जो कारोबार बंद होगा प्रबंध तंत्र द्वारा बंद होगा, तालाबंदी जो होगी वो नियोक्ता द्वारा बंद कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन संस्थान खुला रहता है फिर भी। प्रबंध तंत्र की अपनी मर्जी पर निर्भर होता है। यहाँ पर मजबूरी वश किया जाता है कि मान ले नौकर अपने मालिक की बात नहीं मानते हैं, तो वो कहता है ठीक है भैया ताला लगा दो, नहीं मानते तो। यहाँ पर कारोबार बंद होगा तो सैलरी या कंपनसेशन जो भी है वो देने का मतलब ही नहीं होता। तालाबंदी में अगर कोई छोड़ के जाएगा, तालाबंद कर दिया जाएगा, तो उसमें प्रतिकर या कंपनसेशन दिया जाना जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जबर छुट्टी और छटनी में अंतर, यानी कि ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। इन दोनों में हम लोग बात करेंगे। चलिए साहब, जो जबर छुट्टी है, जबर छुट्टी जो है, नियोजकों और श्रमिकों का संबंध जबर छुट्टी के दौरान बना रहता है। जो नियोजक हैं और श्रमिक हैं, नौकर और जो मालिक है, दोनों में जो संबंध है वो बना रहता है। और जबकि छटनी के दौरान, छटनी का तो मतलब ये होता है कि जब कर्मचारी ज्यादा हो जाए और काम कम हो, या मतलब संसाधनों की पूर्ति ना हो पाए, ठीक है, तब ये छटनी की जाती है, ठीक है। जो मेन लोग हैं वही रखे जाते हैं काम पर। तो इसमें जो है नियोक्ता और कर्मचारी का जो संबंध होता है छटनी के दौरान में समाप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जो छटनी है, जबर छुट्टी है, मतलब जबर छुट्टी जो ले ऑफ है, ले ऑफ के दौरान जो समुचित सरकार है उसको सूचना देना जरूरी नहीं होता। अगर कोई कर्मचारी जबर छुट्टी पर या ले ऑफ पर काम पर से लौट गया है, क्योंकि वो लौटाया भी नियोजक नहीं है, इसलिए सूचना देना आवश्यक नहीं होता। लेकिन जब छटनी होती है, छटनी के दौरान में जो सूचना देना समुचित सरकार को आवश्यक होता है, छटनी में सूचना देना जरूरी होता है। और अगर बात करें हम जबर छुट्टी की, तो जबर छुट्टी के दौरान जो मजदूरी है और महंगाई है उसका 50% कंपनसेशन देना जरूरी है। जो महंगाई और मजदूरी का 50% जो कंपनसेशन है वो देना पड़ता है। और जबकि छटनी के दौरान 15 दिन की मजदूरी के बराबर कंपनसेशन दिया जाता है। अगर किसी नियोक्ता ने 1 साल तक ड्यूटी लगातार की है या 6 महीने से अधिक की है, तो 15 दिन की जो मजदूरी होगी उसके बराबर का कंपनसेशन देना जरूरी होता है। जबर छुट्टी के अंदर अगर एक जो श्रमिक है वो काम पर नहीं है, तब भी वो माना जाता है कि वो काम पर भी है। इसलिए मैंने लिखा है कि जबर छुट्टी पर काम पर न रहते हुए भी नियोजित माना जाता है। मान लिया अगर वो ड्यूटी पर नहीं है तो भी वो ड्यूटी पर ही माना जाएगा। और जबकि छटनी में एक बार कर्मचारी को निकाल दिया तो निकाल दिया, लेकिन कंडीशन ये है जब भी कंपनी में या फैक्ट्री या उस स्थान पर जगह खाली होगी, तो वो व्यक्ति जो है नियुक्ति पाने का अधिकारी है, वो लोग उसको फोन करके या किसी भी माध्यम से वापस बुलाएंगे कि आइए ड्यूटी ज्वाइन करिए, अगर वो खाली है तो, ठीक है दोस्तों। अब जो कर्मकार हैं हमारे, कर्मकारों को जरूरत के अनुसार काम से लौटाया जाता है। जबर छुट्टी में जो कर्मकार हैं उन्हें जब जरूरत पड़ती है और जब जरूरत नहीं होती काम से लौटा दिया जाता है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर क्या होता है, छटनी के दौरान जो व्यक्ति पहले आया हुआ है, लास्ट कम मतलब बाद में आओ और पहले जाओ, लास्ट कम फर्स्ट गो, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ इस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात करेंगे जबर छुट्टी के बारे में। जबर छुट्टी जो दी जाती है संसाधनों के अभाव में दी जाती है। मान लें कंपनी में कोयला नहीं है या फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है,
और नई मशीन लगाई जा रही है, तो इसलिए उनको छुट्टी दे दी जाती है, जबर छुट्टी। और जहाँ पर जो छटनी है, मान लें कर्मकारों की अधिकता हो गई, या कोई कंपनी या वो कोई फर्म जो है नुकसान में चल रही है, लॉस में जा रही है, तो यहाँ पर छुट्टी दी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा जबर छुट्टी और छटनी। अब इसमें एक बात और है जबर छुट्टी और छटनी के अंदर में, जो काम से लौट जबर छुट्टी के अंदर काम से लौटने पर जो है कंपनसेशन नहीं दिया जाता। ठीक है दोस्तों, और छटनी के अंदर काम जब वापस आते हैं ड्यूटी में तब कंपनसेशन दिया जाता है। तो ये थे हमारे जबर छुट्टी और छटनी में अंतर। अब हम बात करेंगे जबर छुट्टी और तालाबंदी में अंतर के बारे में। चलिए, नियोजक कर्मकारों से, श्रमिकों से जो है सौदेबाजी करते हैं। अब बात करेंगे जबर छुट्टी में प्रतिकर यानी कंपनसेशन देना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मजदूरी का और जो महंगाई भत्ता है उसका 50% कंपनसेशन देना होता है। तालाबंदी के अंदर में कंपनसेशन देना ही नहीं होता। और जो जबर छुट्टी है, जबर छुट्टी की जो है विशेष कारणों के द्वारा दी जाती है, और जो तालाबंदी है जानबूझ कर की जाती है कि नियोजक अपनी मांग मनवा सके। ठीक है, ताकि लोग बेरोजगार होकर घूमें और उनकी मांग पूरी हो जाए। और बात करें जबर छुट्टी, जबर छुट्टी का जो है अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं किया गया है, यानी कि प्रतिबंधित नहीं लगाया गया है। ठीक है, और तालाबंदी में इसके अंतर्गत कुछ प्रतिबंध अधिनियम के तहत लगाए गए हैं। तो ये थे हमारे जबर छुट्टी और तालाबंदी में अंतर। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्वेश्चन की तरफ, टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा बहुत वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साहब ये, कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवादों का निपटारा करने के लिए विभिन्न प्राधिकरण की शक्तियां, अधिकार और उनका गठन, ये बताना है। ठीक है, ये जो विभिन्न प्राधिकरण है, इनकी शक्तियां हैं, इनका गठन है और इनके जो अधिकार हैं उनको डिफाइन किया गया है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3 से 7 तक। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए इसको। देखिए, जो प्राधिकरण है ये 3 प्रकार के प्राधिकरण है। एक तो हो गया हमारा समझौता यंत्र, ठीक है, यानी कि कॉन्सिलेशन मशीनरी। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा न्यायाधिकरण तंत्र, यानी कि एडजुडिकेशन मशीनरी। तीसरी बात होगी साहब हमारी पंच निर्णय, यानी कि आर्बिट्रेशन मशीनरी। ठीक है, अब समझौता यंत्र जो है, कॉन्सिलेशन मशीनरी है, इसके अंदर में जो कर्मकार है और कंपनी है, इन दोनों के मध्य समझौता कराया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य जो समझौता होगा उसके लिए हमारे 3 वैलिड और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो कार्य समिति, जो समझौता, जो कॉन्सिलेशन मशीनरी होगी उसमें पहली पॉइंट है हमारा जी कार्य समिति, दूसरा पॉइंट है हमारा समझौता अधिकारी और तीसरा पॉइंट है हमारा समझौता बोर्ड। ठीक, अब एडजुडिकेशन यानी कि न्यायाधिकरण तंत्र में श्रम न्यायालय यानी कि लेबर कोर्ट, औद्योगिक अधिकरण यानी कि इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल और तीसरा है नेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसके अंदर ये लेबर कोर्ट है, ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है और ये नेशनल ट्रिब्यूनल है। नेशनल ट्रिब्यूनल का मतलब जो पूरे देश के अंदर के जितने भी फैसले होते हैं वो नेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर में होते हैं। अब बात करेंगे कि पंच निर्णय के बारे में। पंच निर्णय यानी कि आर्बिट्रेशन, यानी कि जो विवाद सुलझाया जाता है, इसमें सबसे पहले होती है कि पंचों की नियुक्ति और पंचों की संख्या कितनी होती है और जो समझौते का प्रेषण और प्रकाशन है वो क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में हम चलेंगे जी डिटेल में सबसे पहले बात करेंगे साहब हम कार्य समिति के बारे में। देखिए, जो कार्य समिति होती है ये वाली, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है OBJECT ऑब्जेक्ट, इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि जो नियोजक हैं और कर्मकार हैं उनके मध्य पारस्परिक हित को बढ़ाना
और बिना किसी सौहार्द मतलब कि बिना किसी दबाव के उन दोनों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार को बनाए रखना, और विवादों का जो निपटारा है विचार विमर्श करके निपटा देना। ठीक है, एक केस को लेते हैं, वाद को लेते हैं। वाद का नाम है कैंप एंड कंपनी बनाम उसके कर्मकार। क्या है जी? कैंप एंड, इसको ये रहा साथ, चल गया। कैंप एंड कंपनी बनाम उसके कर्मकार। इस वाद में माननीय न्यायालय ने कहा था, उच्चतम न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने कहा था कि इसके गठन का जो प्रयोजन है वो कर्मकारों के हितों का संरक्षण करना होता है। ठीक है, कार्य समिति का जो मुख्य दायित्व है वो है कि कर्मकारों की दिन प्रतिदिन की शिकायतें, मतभेद उनका निवारण करे और दोनों पक्षों में समझौता करके उनमें वार्ता कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। और कार्य समिति का उद्देश्य किसी व्यवसाय के संघ के सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि औद्योगिक विवाद को हल करने के लिए, औद्योगिक विवाद जो है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है, प्रथम सोपान है। ये माननीय न्यायालय ने कैंप एंड कंपनी बनाम कर्मकार, इस वाद में अपना ये स्टेटमेंट दिया था हाई कोर्ट ने साहब। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो कार्य समिति का जो गठन होता है, कार्य समिति का गठन के बारे में। देखिए, जो कार्य समिति का गठन है, कार्य समिति के गठन में ये हो जाएगी गठन, एस्टेब्लिशमेंट है ना जी। गठन में एक तो अध्यक्ष होगा। ठीक है, गठन में एक अध्यक्ष होगा और 2 उपाध्यक्ष होंगे, यानी कि एक अध्यक्ष, जब जो समिति बनेगी इसके समझौता यंत्र की जो समिति है उसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 उपाध्यक्ष होते हैं, 2 उपाध्यक्ष। ठीक है जनाब, और इसमें एक मंत्री और 2 संयुक्त मंत्री, एक मंत्री प्लस 2 जो है संयुक्त मंत्री होंगे। 2 संयुक्त मंत्री होंगे और जो चुनाव होगा इसका वो होगा प्रतिवर्ष। ठीक है जी, चुनाव होगा प्रतिवर्ष। और जो कार्यकाल होगा इसका, कार्यकाल होगा 2 वर्षों के लिए। कार्यकाल की जो अवधि होगी वो होगी 2 वर्ष। ठीक है, और जो बैठक होगी प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष यानी कि प्रत्येक तिमाही, हर 3 महीने में बैठक होगी। जो बैठक है जी, ये नहीं बैठक होती है प्रति तिमाही। ठीक है, और जो निर्णय होता है वो होता है बहुमत से। जो निर्णय होगा वो होता है बहुमत से। ये मैंने इसमें मेन पॉइंट बताए जी कि जो कार्य समिति होगा उसका जो गठन होगा, इस गठन में एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे, एक मंत्री होगा, 2 संयुक्त मंत्री होंगे, चुनाव हर वर्ष होगा। कार्य जो मतलब कार्य अवधि है वो होगी 2 वर्ष की, और बैठक जो होगी प्रति तिमाही होगी, और जो निर्णय होगा वो बहुमत से होगा। तो इसके मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लिखने लगे कार्य समिति के बारे में तो सबसे पहले हमें लिखना कार्य समिति का उद्देश्य है ना, कि कार्य समिति का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में यही जो अभी बताया था मैंने कि एक जो कार्य समिति का उद्देश्य कर्मकार और नियोजकों के मध्य जो उत्पन्न विवाद है उन विवादों को शॉर्ट आउट करना, ये इसका उद्देश्य होता है। और किस तरीके से करें, किस युक्त तरीके से करें, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। और जो अभी बताया कैंप एंड कंपनी बनाम कर्मकार, इस वाद में भी माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने यही निर्णय दिया था। पहली बात। दूसरी बात करेंगे समिति के बारे में। कार्य समिति, जो कार्य समिति होगी, कार्य समिति में ये बताई दिया, ये पॉइंट लिख देंगे अपन। ये शॉर्ट में बताया, इसमें लॉन्ग में लिखना है कि तरीके से करके, ऐसे करके कि जो कार्य समिति का जो गठन होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है तथा 2 उपाध्यक्ष होते हैं। जो ऐसे ऐसे करके पूरा लिखना कि एक मंत्री और 2 संयुक्त मंत्री होता है जिनका चुनाव प्रत्येक वर्ष किया जाता है, तथा उनके जो कार्य अवधि है प्रत्येक 2 वर्ष की होती है समिति की जो कार्य, ऐसे करके पूरा का पूरा आपने लिख देना है। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे इसके का जो कार्य समिति बता दी। अब जो समिति का जो गठन है, समिति के गठन में एक चीज और है जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो इस समिति का गठन वहां किया जाएगा जहां पर कर्मकारों की संख्या या तो 100 हो या 100 से अधिक हो। ठीक है, इन 2 कंडीशंस में इनका जो होगा। और अब बात करेंगे जो कार्य समिति है, इसमें जो मेंबर्स की संख्या होगी मैक्सिमम होगी जी आपकी 20 मेंबर
कि जो मैक्सिमम ले सकते हैं आप वो ले सकते हैं, जिसमें नियोजक भी नियोजक और कर्मकार जो दोनों होते हैं इनका समान रूप से प्रतिनिधित्व होता है। प्रतिनिधित्व करने की जो क्षमता है, जो पावर्स है, बराबर तरीके से इन दोनों को प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो कार्य समिति है, जो ये समिति है, इस समिति के जो कार्य हैं, जो कार्य समिति, इनके कार्य क्या है साहब। देखो, कार्य समिति के कार्य, स्वामी और कर्मकारों के संबंध को सुदृढ़ और सुरक्षित रखने के लिए उनके सामान्य हितों को दृष्टिगत रखते हुए पारस्परिक मतभेदों को दूर करने का प्रयास करती है। दूसरा, एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना जिसमें दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सके। ठीक है। तीसरी बात, स्वामी और कर्मकार के बीच परस्पर द्वेष और कलह और मतभेद उत्पन्न न होने की दिशा में प्रयत्नशील रहना, ये इसका काम है। और चौथी बात है कि पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने के लिए उससे संबंधित उपायों में वृद्धि करना, कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिससे कर्मकार और नियोजकों के मध्य पारस्परिक संबंध बने रह सके। तो ये कार्य समिति हमारी समझौता बोर्ड के अंदर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के अंदर में कार्य समिति हमारी संपूर्ण होती है। अब हम बात करेंगे कि समझौता अधिकारी के बारे में। तो जो समझौता अधिकारी होता है, समझौता अधिकारी की जो नियुक्ति है वो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 4 के अंदर में 4 क्लोज 1 के अंदर में समझौता अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है। देखिए, समझौता अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है वो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके एक ऐसी संख्या में की जा सकती है। ये जो नियुक्ति है जो समुचित सरकार उचित समझे। ठीक है। अब जो हमारे समझौता अधिकारी होते हैं, इनके जो क्षेत्राधिकार होते हैं उनको शासकीय राजपत्र में जो स्टेट का जो गजट होता है उसमें प्रकाशित करना जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करेंगे समझौता अधिकारी भाई साहब जो है इनके जो कर्तव्य हैं उनके बारे में। देखो, जो समझौता अधिकारी है, समझौता अधिकारी के जो कर्तव्य हैं और अधिकार है, ये जो है धारा 12 के अंदर में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है। समझौता अधिकारी के अधिकार, ये यहाँ पे ले लेता हूं मैं, अधिकार और कर्तव्य टाइम किसमें, धारा 12 के अंदर में ये बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, धारा 12 के अनुसार समझौता अधिकारी के कर्तव्य नियोजक और कर्मकार के मतभेदों को दूर करके उनमें पारस्परिक संबंधों में सुधार लाना, मध्यस्थता और सामंजस्य स्थापित करने का इनका जो कार्य होता है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारा समझौता अधिकारी होता है, समझौता अधिकारी ये क्या करता है, दोनों पक्षों की बात सुनता है और अपनी राय कायम करने का अधिकार इसको होता है समझौता अधिकारी को, और जो इसको उचित लगता है उस प्रकार से वो निर्णय उस वाद में देता है। अब इसमें एक चीज का जानना जरूरी है, जो माननीय न्यायालय है, माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि अगर एक समझौता अधिकारी किसी वाद में समझौता कराने के लिए गए हुए हैं, किसी वाद में समझौता कराने के लिए गए हुए हैं, तब उसे क्या करना चाहिए कि जो समझौता कराने के लिए गए हैं दोनों व्यक्तियों को, जिनके मध्य समझौता कराया जा रहा है, दोनों व्यक्तियों को समझौता अधिकारी ये सूचित करेगा, लिखित में बताएगा कि मैं एक समझौता अधिकारी हूं, कॉन्सुलेशन ऑफिसर हूं। अगर उन्होंने यह नहीं बताया है तो उस स्थिति में दिया गया जो मैटर है, जो डिसीजन है, वो अवैध माना जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया हमारे समझौता अधिकारी के जो है अधिकार है। और उसका कर्तव्य ये है कि दोनों जो पार्टीज है दोनों को अवगत कराना इस विषय में, अपने जो इंट्रोडक्शन है अपने बारे में बता देना। ठीक है। अब बात करेंगे समझौता अधिकारी की जो शक्तियां हैं वो क्या है दोस्तों। देखो, समझौता अधिकारी जो है होते हैं, उनकी जो शक्तियां हैं वो होती हैं पक्षकारों और साक्षियों और अन्य उपयुक्त व्यक्तियों से कोई भी सवाल पूछ सकता है, और इस प्रकार जो पक्षकार या साक्षी है उनको उपस्थित होने का आदेश भी दे सकता है। ये ध्यान से सुनने की जरूरत है। या क्या करेगा समझौता अधिकारी की जो शक्ति है वो क्या है कि जो साक्षी है या पक्षकार है उनसे कोई भी प्रश्न मामले से संबंधित पूछ सकता है और उन्हें उपस्थित होने का आदेश दे सकता है। ठीक है दोस्तों। अब जो सूचना है, उचित सूचना देकर प्रतिष्ठान में प्रवेश का अधिकार जो है समझौता अधिकारी का है, और किसी भी सुसंगत प्रपत्र को जमा करने का आदेश या निरीक्षण करने का आदेश जो है
समझौता अधिकारी जो है दे सकता है। और एक समझौता अधिकारी जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अधिकार भी उसके अंदर में इंक्लूड होते हैं। अगर एक समझौता अधिकारी अनुचित तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है या फैसला जो है अनुचित तरीके से प्रदान करता है, तो उसको जो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत सजा के भी प्रावधान है। हालांकि आईपीसी सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग भी अनुचित ढंग से कार्य करने पर उनको जो है दंडित किया जा सकता है। ठीक है, आईपीसी की धारा 21 के तहत। तो ये थे जी हमारे समझौता अधिकारी जो थे उनकी शक्तियां। अब हम बात करेंगे जो समझौता अधिकारी है वो क्या कौन कौन से मैटर है जिनको शॉर्ट आउट करें। जैसे संबंधित विवाद जो है वो औद्योगिक विवाद के अंदर होना चाहिए, उसकी श्रेणी में आना चाहिए। दूसरा, कोई ऐसा विवाद अस्तित्व में होना चाहिए या उसके उत्पन्न होने की आशंका प्रतीत होनी चाहिए, या उपयोगिता जो है उसकी सेवाओं में से संबंधित विवाद के लिए तत्काल कार्रवाई करना जो जरूरी है। यानी कि अगर उसको डाउट है यहाँ पर इस इंडस्ट्री में जहाँ पर उसको नियुक्त किया गया है यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस आशंका से पहले ही उसको शॉर्ट आउट करने का उसको राइट होता है। ठीक है, और एक लोक सेवक के समस्त अधिकार जितने भी राइट्स हैं वो उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कार्यवाही का प्रारंभ और समाप्ति। जो समझौता अधिकारी है उसकी जो कार्यवाही का प्रारंभ और समाप्ति हो किस तरीके से होती है, इस विषय में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, कार्यवाही का प्रारंभ उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से हड़ताल या तालाबंदी का उसे नोटिस मिल जाए, या जब कोई विवाद उत्पन्न हो जाए या विवाद उत्पन्न होने की आशंका उसको हो जाती है, या जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित किसी विवाद के लिए समझौता अधिकारी का तत्काल संबंधित कार्यवाही करना आवश्यक है। ठीक है, इससे अलग अलग सामान्य औद्योगिक विवादों के संबंध में जो समझौता अधिकारी है उसको व्यापक विवेक अधिकार प्रदान किए जाते हैं जिनका उपयोग वो मनमाने ढंग से नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर है, समझौता अधिकारी है, उसका जो राइट है वो कहां पर समाप्त हो जाता है। जब दोनों पक्षों में कोई समझौता हो जाए तब उसका अधिकार जो है समाप्त हो जाता है, या समझौता पत्र पर दोनों पक्षों या उनके प्रतिनिधियों के सिग्नेचर हो जाए कि भाई अब मैटर सॉर्ट आउट हो गया, चलो भैया तुम भी साइन करो हम भी साइन करें, मामला खत्म करते हैं। ठीक है, या समझौता ना होने की स्थिति में जब उनका प्रतिवेदन यानी कि उनकी जो रिपोर्ट है उपयुक्त सरकार को दे दी जाए या उनको प्राप्त हो जाए, ठीक है दोस्तों, तब समाप्त हो जाता है। या जब समझौता अधिकारी के समक्ष कार्यवाही लंबित रहते हुए कोई विवाद किसी श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष उसके सामने निर्णयार्थ प्रस्तुत कर दिया जाता है कि अब ये हमारे से मामला नहीं सिमट रहा है, तब वो जो है न्यायाधिकरण या नेशनल ट्रिब्यूनल के सामने चला जाता है। दोस्तों, ये था। अब बात करेंगे जो समझौते की बाध्यता है, समझौते की बाध्यता यानी कि बाउंडेशंस। ठीक है, समझौते की जो बाध्यता है वो सभी पक्षकारों पर बंधनकारी होगी, सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम अपनी तीसरी बात जो है हमारा समझौता बोर्ड। देखिए दोस्तों, जो हमारा ये होता है साहब समझौता बोर्ड, समझौता बोर्ड जो है इसको औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 5 में वर्णित किया गया है, धारा 5 में बताया गया है समझौता बोर्ड को। तो जी समझौता बोर्ड, देखो समझौता बोर्ड को मैं बता दूं समझौता बोर्ड है क्या। जो समझौता बोर्ड है इस अधिनियम में समझौता बोर्ड की नियुक्ति और जो इसकी व्यवस्था है उसके उद्देश्य से की जाती है। मतलब किसी विवाद से संबंधित पक्षकार एक स्थान पर बैठने और अपने मतभेदों को खुलकर सही तरीके से प्रकट करें। ठीक है, ये होता है समझौता बोर्ड का कार्य। मतलब जो भी जैसे समुचित सरकार है, कोई मैटर है, वो जो समुचित सरकार है समझौता बोर्ड का गठन कर सकती है राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के बाद। इसमें मान देखो एक चीज तो आपको सभी में ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो श्रम न्यायालय या कोई भी चीज है, औद्योगिक विवाद अधिकरण है, कोई भी पंचों की नियुक्ति है, कोई भी मैटर है,
किसी भी मैटर का जो शॉर्ट आउट होगा, नोटिस होगा, कुछ भी होगा, जो राजकीय जो शासकीय राजपत्र है उसमें प्रकाशित करना जरूरी ही होता है। चाहे वो नोटिस हो या किसी की नियुक्ति हो, चाहे पंचों की नियुक्ति हो, किसी की भी नियुक्ति हो, उसमें जरूरी होती है सभी की। ठीक है। अब समझौता बोर्ड है, उसकी भी जरूरी होती है। तो समझौता बोर्ड का मतलब ये है, समझौता बोर्ड क्या करता है, दो लोगों को आपस में एक साथ बैठाता है और जो ताकि वे एक दूसरे के सामने खुलकर अपनी बातचीत कर सके। अगर मैटर जो है निपटने वाला होता है तो उसकी सूचना वो समुचित सरकार को दे देता है कि भैया हस्ताक्षर करके इन दोनों का जो है मैटर शॉर्ट आउट हो गया है। ठीक है, ये तो है समझौता बोर्ड। अब समझौता बोर्ड के बैठक और उसकी गणपूर्ति के बारे में बात करेंगे भाई। जैसे मान लो समझौता बोर्ड है, समझौता बोर्ड में सदस्यों की संख्या 5 है, तो गणपूर्ति के लिए उसमें 3 का होना जरूरी है। ठीक है, अगर 3 मेंबर समझौता बोर्ड में, इसमें 3 मेंबर है तो मेंबर्स की संख्या 2 होनी जरूरी है। ठीक है, और एक चीज और है, जो समझौता बोर्ड की जो मीटिंग है, इसकी जो मीटिंग है ये जो अध्यक्ष है उसकी अनुपस्थिति में भी की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब समझौता बोर्ड के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो समझौता बोर्ड है, समझौता बोर्ड के पास में समझौता अधिकारी के सारे अधिकार उसके पास होते हैं। वो सभी कार्य जो समुचित सरकार के निर्देश पर किसी विवाद को सौंप दिए जाने पर समाधान निकालने के लिए दिए जाते हैं, वो सारे अधिकार, सारे कर्तव्य एक समझौता बोर्ड के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और बोर्ड सारे तथ्यों को यथाशीघ्र जांच करेगा और दोनों पक्षों को हितों का ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों के जो हित है, उनके प्रॉफिट्स है, उनको ध्यान में रखते हुए अब प्रबंध जो उपाय है उनका मैनेजमेंट करेगा, उनका प्रबंध करेगा, और विवाद का जो उचित हल है उसको निकालने के बाद समुचित सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करेगा। और यदि किन्हीं कारणों से समझौता नहीं हो पाता है तो उसका कारण लिखित में बताते हुए वो जो रिपोर्ट है वो समुचित सरकार के पास में पेश करेगा। ठीक है, ये थे हमारे समझौता बोर्ड के अधिकार और कर्तव्य। अब इसी के अंदर में मैं आपको बता दूं, इसी में समझौता यंत्र के अंदर में एक होता है साहब हमारा जांच न्यायालय। जो जांच न्यायालय है उसको 1947 अधिनियम की धारा 6 है, जांच न्यायालय, मैं यहां पे लिख देता हूं, जांच धारा 6। ठीक है, जितनी भी हम धाराएं बता रहे हैं वो सारी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत की धाराएं हैं। तो इसलिए मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये अंडरस्टूड है। धारा 6 जो भी है, एक से जितनी मैं बोल रहा हूँ सब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की ही है। ठीक है दोस्तों, तो धारा 6 के अंतर्गत जांच न्यायालय के उपबंध दिए गए हैं धारा 6 के अंतर्गत। अब जांच न्यायालय की बात करेंगे, यानी कि जो समुचित सरकार जब भी अवसर प्रदान करती है औद्योगिक विवाद से सशक्त और सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी भी मामले में उसकी जांच करने के लिए जांच न्यायालय का गठन राजकीय गजट में अधिसूचना के द्वारा कर सकती है। ठीक है, ये तो था जांच न्यायालय की जो है गठन। मान ले कौन करेगा, जो समुचित सरकार है वो करेगी। ठीक है, अब जांच न्यायालय का गठन एक स्वतंत्र व्यक्ति से या इतने स्वतंत्र व्यक्तियों से मिलकर हो सकेगा जितना कि समुचित सरकार उचित समझे। मान ले एक व्यक्ति से होगा तो वही मुख्य मेंबर होगा, अगर 2 या 2 से अधिक से होगा तो उनमें से एक आदमी को सभापति नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जांच न्यायालय के कर्तव्यों के बारे में। जांच न्यायालय के जो कर्तव्य हैं, अब इनके कर्तव्य हैं, जांच न्यायालय के कर्तव्यों को धारा 11 के अंदर में डिफाइन किया गया है। जांच न्यायालय के कर्तव्यों को धारा 11 में डिफाइन किया गया। देखिए, इसके जो कर्तव्य है वो ये है कि निर्देशित मामले में तथ्यों की जांच करना। ठीक है, अगर कोई मामला है जिसको निर्देश दिया गया है उसके तथ्यों की सही और विधि पूर्वक जांच करें। दूसरी बात यह है कि जांच के बाद अपनी जो रिपोर्ट है समुचित सरकार के पास में भेजे, वो भी 6 महीने में, या इसका जो भी विधिक दायित्व है 6 महीने के अंदर या उससे पहले। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा इनके जांच न्यायालय के कर्तव्य। अब हम बात करेंगे लेबर कोर्ट के बारे में। लेबर कोर्ट यानी कि जो हमारा आता है आपका
लेबर कोड है हमारा, लेबर कोड आता है न्यायाधिकरण तंत्र के अंदर, एडजुडिकेशन मशीनरी के अंदर में। इसके अंदर में वो सभी मैटर्स को शॉर्ट आउट किया जाता है जो एक नियोजकों और श्रमिकों के मध्य आते हैं, जो हमारे समझौता तंत्र के माध्यम से निर्णित नहीं ना किए जाते हो, वो हमारे न्यायाधिकरण तंत्र के द्वारा निर्णित किए जाते हैं दोस्तों। अब इसमें मैं आपको बता दूं, जो न्यायाधिकरण जो लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट के अंदर जैसे हड़ताल हो गया, जबर छुट्टी हो गया, तालाबंदी हो गया, इन सब से संबंधित निर्णयों को यहाँ पर लाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब न्यायाधिकरण तंत्र जो होता है एक ऐसे व्यक्ति से, जो श्रम न्यायालय होता है एक ऐसे व्यक्ति से गठित होता है जो उच्च न्यायालय का या तो न्यायाधीश हो या रहा हो, या जिसने 3 वर्ष से कम 3 वर्ष तक जिला जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम किया हो, या उसने भारत में 7 वर्ष तक कम से कम अवधि में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, या वो व्यक्ति जो किसी ऐसे श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य किया हो जिसका जो प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन रहा हो वो न्यायालय। ठीक है। या वह व्यक्ति किसी सुलह अधिकारी के रूप में काम कर चुका हो, या और उसने साथ में लॉ ग्रेजुएट LLB की डिग्री ग्रहण कर रखी हो, तो वो श्रम न्यायालय के अंतर्गत में आएगा। अब बात करेंगे हम दोस्तों, हमारा अपना जो अगला पॉइंट है हमारा होता है औद्योगिक अधिकरण। औद्योगिक अधिकरण को कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। औद्योगिक अधिकरण को डिफाइन किया गया है धारा 7 क के अंदर में। ठीक है, इसको धारा 7 क के अंदर में औद्योगिक अधिकरण को डिफाइन किया गया है। अब मैं बता दूं कि अधिनियम की जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 7 क में अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है, जो समुचित सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके किसी विषय से संबंधित औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए, चाहे वो दूसरी अनुसूची में और तीसरी में वर्णित हो, या एक से अधिक औद्योगिक अधिकरण का गठन किया जा सकता है। ये जो अधिकरण है केवल एक व्यक्ति से मिलकर गठित होगा, जिसको समुचित सरकार नियुक्त करेगी। समुचित सरकार यदि ऐसा उचित समझती है तो 2 व्यक्तियों के अधिकरण को उसके समक्ष कार्यवाही में सलाह देने के लिए नियुक्त कर सकती है। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के लिए कुछ योग्यताएं हैं जो जरूरी है। पहला, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या वो कम से कम 3 साल तक जिला जज या एडिशनल जिला जज के रूप में, या कॉन्सुलेशन ऑफिसर के रूप में यानी कि सुलहाधिकारी के रूप में रहा हो, या उसने जो है कोई भारतीय विधिक सेवा ग्रेड 3 के अंडर में कोई जॉब की हो। तो ये हमारे औद्योगिक अधिकरण यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर में ये सारी कंडीशंस हमारी लग जाती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों जो औद्योगिक अधिकरण का क्षेत्र अधिकार है, यानी कि जुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का क्षेत्र अधिकार के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसका जो क्षेत्र अधिकार है वो किन किन मामलों में ये काम करता है। ठीक है, जो क्षेत्र अधिकार है, ठीक है, ये हो गया कि क्षेत्र अधिकार। क्षेत्र अधिकार जैसे किन मामलों में सुनवाई का अधिकार है इसको, जैसे मजदूरी है उसकी देता है, मतलब मजदूरी है, मजदूरी देने का समय या ढंग, कंपनसेशन से रिलेटेड कोई मैटर होता है, ठीक है, या भत्ता होता है, कार्यकाल और विश्राम का काल होता है, या बोनस, भविष्य अंश निधि या ग्रेचुटी से रिलेटेड होता है, या पाली के अनुसार कार्य, पाली यानी कि उसको कहते हैं फर्स्ट पाली सेकंड पाली ऐसी होती नहीं ये वाली। अब जो अनुशासन संबंधी नियमावली है उनसे रिलेटेड मैटर को शॉर्ट आउट यहाँ पे किया जाता है, सुनवाई की जाती है। श्रमिकों की छटनी और स्थापन की पूर्णता बंदी से रिलेटेड कार्यवाही की जाती है, और जो दूसरे अन्य मामले जिन्हें विहित करार दिया जाए उन सबको यहाँ पे औद्योगिक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल यानी औद्योगिक अधिकरण के द्वारा निर्णित किया जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारा राष्ट्रीय अधिकरण यानी कि नेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, जो हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल होता है इसको धारा 7 ख के अंदर में इसके उपबंध दिए गए हैं। धारा 7 ख के अंदर में देखिए, राष्ट्रीय अधिकरण केवल एक व्यक्ति से मिलकर गठित होगा जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, क्योंकि ये नेशनल का मामला है, राष्ट्र का मामला है। ठीक है, समुचित सरकार कहते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट को, और जो हम कहते हैं राष्ट्रीय अधिकरण से संबंधित चूंकि नेशनल ट्रिब्यूनल है इसमें केंद्र सरकार द्वारा जो है संचालित किया जाता है। और जो राष्ट्रीय अधिकरण है वो एक ही व्यक्ति से गठित होता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और केंद्र सरकार यदि ऐसा उचित समझती है कि 2 व्यक्तियों को नेशनल ट्रिब्यूनल के लिए जो है
बस सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाए तो ऐसा कर सकती है। यानी कि ये डिपेंड करता है राष्ट्रीय सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार के ऊपर कि वो 2 व्यक्तियों को भी इसके लिए नियुक्त कर सकती है, ठीक है। और किसी व्यक्ति को जो राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या रह चुका हो, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अधिनियम की धारा 7 ग के अंतर्गत श्रम न्यायालय और अधिकरणों के पीठासीन अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति से जो किन परिस्थितियों में नियुक्ति नहीं की जा सकती। यदि एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है, उसकी नियुक्ति कैसे की जा सकती है? कदापि नहीं की जा सकती। और यदि उसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, जो कि रिटायरमेंट की एज होती है, 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, तब भी उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय अधिकरण यानी कि नेशनल ट्रिब्यूनल का जो क्षेत्र अधिकार और कार्य है। देखिए, ये जो राष्ट्रीय महत्व वाले औद्योगिक विवाद या ऐसे विवादों को जिसमें से एक या अधिक राज्य में स्थापित होता है कोई विवाद, उन सबको शॉर्ट आउट करने के लिए या उनके न्याय निर्णय के लिए नेशनल ट्रिब्यूनल कार्य करता है, ये इसका कार्य है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे हमारा अगली बात आर्बिट्रेशन के बारे में। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है पंच निर्णय, ठीक है दोस्तों। पंच निर्णय की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पंच निर्णय के लिए कुछ एक शर्तें हैं। पंच निर्णय है क्या, यानी कि जब औद्योगिक विवादों का निपटारा किया जाता है वो पंचों के माध्यम से किया जाता है। और ये जो निपटारा है या जो विवाद है किस तरीके के होने चाहिए कि विवाद औद्योगिक विवाद का जो या तो अस्तित्व में होना या उसके होने की आशंका होनी चाहिए। दूसरा, पहले से कोई ऐसा रेफरेंस नहीं किया गया हो या विवाचन के लिए लिखित ठहराव जरूरी किया गया है या विवाचकों के ठहराव में जो पंचों का नाम आवश्यक निर्दिष्ट किया गया है, तब ये इसकी शर्तें हैं, तब एक पंच की जो है नियुक्ति की जरूरत पड़ेगी। अब बात करें जो पंच है पंचों की नियुक्ति के बारे में। देखो, जो पंच है नियोजक और कर्मकार का जो समझौता पूर्ण वयस्क या जो स्वतंत्र मस्तिष्क वाला व्यक्ति है वो कर सकता है, उसको पंच बना सकते हैं। जो भी नियोजक और कर्मकार हैं, एम्प्लॉय एंड जो नियोजक हैं, उनके मामले को शॉर्ट आउट करने के लिए एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और बात करेंगे जो उसकी योग्यता का जो उल्लेख है वो भी जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो या ये हो वो हो, डिग्री हो, लो ग्रेजुएट हो या वो जज रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो पंचों की नियुक्ति के लिए, ठीक है। हालांकि फिर भी ये है कि जो औद्योगिक विवाद का ज्ञान का अनुभव तो उसे होना चाहिए, क्योंकि औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए उस पंच की नियुक्ति की गई, उसका ज्ञान होना तो उसको जरूरी है। अब बात करेंगे दोस्तों पंचों की संख्या के बारे में हम, जैसे कि हमारा दूसरा पॉइंट है पंचों की संख्या, ठीक है। ये रहा। तो जो पंचों की संख्या है, पंचों की संख्या समझौते के ऊपर निर्भर करती है। यदि सदस्यों की संख्या बराबर होती है तो पंच निर्णय देने में कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वे समान संख्या में विभक्त हो जाते हैं, आधे इधर आधे उधर, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए पक्षकार सरकार को आवेदन करने के लिए विवश हो जाते थे पहले, और इस विवाद को श्रम न्यायालय या ट्रिब्यूनल के लिए आदेशित कर दिया जाता था। इस समस्या के निवारण के लिए एक जो संशोधन किया गया 1982 में 1982 में, ठीक है, इसमें यह संशोधन किया गया कि अब अगर सदस्यों की संख्या समान होती है तो एक एम्पायर को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, और उसकी जो कॉस्टिंग वोट है वो निर्णय देने में सहायक सिद्ध होगी, ठीक है। अब जो भी समझौता होता है, बात करें समझौते का प्रेषण या प्रकाशन, जो भी समझौता होगा वो 30 दिन के अंदर, समझौता होने के 30 दिन के अंदर उसे राजपत्र में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और सभी लोग जो इससे संबंधित है उनको इनकी जानकारी होनी चाहिए कि अब वास्तव में विवाद नहीं रहा है। तो दोस्तों समझौते का जो प्रेषण है उसका प्रकाशन है वो अनिवार्य हो जाता है। अब बात करते हैं समझौते की वैलिडिटी यानी कि समझौते की मान्यता, ठीक है। देखिए, जो ये समझौता है, इस समझौते के आधार पर विवाद पंच या पंचों को तभी निर्णयार्थ सुपुर्द किया जा सकता है जब उपयुक्त सरकार ने ऐसा किसी श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल को निर्देश नहीं दिया गया हो। तो ऐसे समझौते के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विवाद वास्तव में अस्तित्व में आ गया है। यदि उसके लिए वातावरण उपस्थित है और उत्पन्न होने की प्रबल संभावनाएं दिखती हैं तो भी मामला पंच निर्णय के लिए सौंपा जा सकता है,
ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हड़ताल या तालाबंदी पर निषेध पंच निर्णय के बारे में। देखो, पक्षकारों को लिखित समझौते की जो प्रति है वो समूची सरकार को प्रकाशन करने के साथ साथ दी जाती है। इससे जो भी तालाबंदी थी, जब मैटर शॉर्ट आउट हो जाता है, वो तालाबंदी वापस ले ली जाती है और पुनः से वो लोग काम पर लौट जाते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं और इससे फिर से वही वातावरण, वही माहौल प्रारंभ हो जाता है जो कि पहले था। तो ये हमारा पूरा का पूरा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो औद्योगिक विवाद है उनका निपटारा है, उनको करने के लिए सारी जो विभिन्न प्राधिकारी हैं उनके बारे में बता दिया है। एक बार इसका थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर में क्विक रिकैप कर देते हैं। देखो, समझौता तंत्र होता है, दूसरा न्यायाधिकरण तंत्र होता है, तीसरा होता है पंच निर्णय। इसके अंदर कार्य समिति होती है। कार्य समिति का काम होता है नियोजक और कर्मकारों के बीच में मामले को शॉर्ट आउट करना। फिर उसके बाद समझौता अधिकारी भी यही काम करता है, मामले को शॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है। समझौता बोर्ड भी यही काम करता है, ठीक है। श्रम न्यायालय भी यही काम करता है, औद्योगिक अधिकरण, सारे मतलब सभी का काम तो एक ही है, लेकिन अब बात है काम किसी कार्य को करना जरूरी नहीं है, उस कार्य को किस विधि के तहत किया जा रहा है, जरूरी ये होता है। अब वो कार्य समिति के माध्यम से किया जा रहा है, समझौता अधिकारी, समझौता बोर्ड, श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण या पंचों की नियुक्त पंचों के आधार पर किया जा रहा है, डिपेंड इन चीजों पर करता है दोस्तों। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो कंपनी लॉ हो या इंडस्ट्रियल लॉ हो या किसी भी सब्जेक्ट में, या आर्बिट्रेशन हो या किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो का एंड में आप मुझे कमेंट में बता देना। आपको ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा रात 9 बजे किसी भी दिन, जिस दिन 100 कमेंट आपके पूरे हो जाएंगे कि आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है, आपके डायरेक्ट हर सवाल का जवाब सीधे आप तक पहुंचाया जाएगा और आपकी तैयारी पूरी कराई जाएगी। तो इसलिए कमेंट 100 कमेंट तो मुझे कम से कम चाहिए ही सामने, कि 100 हमारे ऑनलाइन जो व्यूवर हैं वो सामने हो और हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, आपके एग्जाम में हेल्प करा सकें। तो दोस्तों, ये हमारा जो पार्ट है, पार्ट 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट 4 आपके लिए बहुत जल्द इस वीडियो के जस्ट बाद 4th पार्ट हम आपके सामने लेके आएंगे। जैसे आपने कंप्लीट कराया आपका सब्जेक्ट, इसी प्रकार से इसको भी कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और हाँ, ऑनलाइन क्लास के लिए आप अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी हमारी तरफ से, उसके लिए कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ तक हमें कमेंट में बताएं कि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं। 100 व्यूवर्स अगर हमारे हो जाते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, तो हम जो है ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम के दौरान अब इतना समय तो शायद आप लोगों के पास भी नहीं होगा, फिर भी हमारी तरफ से कोशिश है किसी का भला हो जाए तो अपना क्या जाता है, ठीक है। आप लोगों का जो प्यार है वो हमें मिला, उसके लिए बड़ा धन्यवाद, बड़ा आभार, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं अंकित शर्मा विदा लेता हूं आज के इस लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद।